सभी को नमस्कार। सोवियत संघ के विखंडन के हम कारणों पर आज चर्चा करेंगे और सोवियत संघ के विखंडन के बाद क्या परिणाम निकले इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कि सोवियत संघ 1991 में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। तो इसके क्या कारण थे? वैसे इससे पहले वाली वीडियो हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होने लगा, तो उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम सोवियत संघ के विखंडन के कारणों पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो पृष्ठभूमि है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ था जो दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। इसका साधारण अर्थ ये है कि अमेरिका प्रथम दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था जो पूंजीवादी देश था, दूसरा देश था साम्यवादी और इसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ करता था। अब सोवियत संघ के विश्व के कई राष्ट्रों पर नियंत्रण था। पूर्वी यूरोप पर जो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं चेकोस्लोवाकिया है या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी। सोवियत संघ का विखंडन 25 दिसंबर 1991 को हो गया था और सोवियत संघ के विखंडन ने यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया था कि भाई कैसे इस महाशक्ति का विखंडन हुआ और क्यों हुआ। सोवियत संघ उस समय दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी, तो इतनी बड़ी महाशक्ति का विखंडन बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहे था कि कैसे इतनी बड़ी महाशक्ति का विखंडन हो सकता है। तो सोवियत संघ का विघटन में रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, लातिया, लिथुआनिया आदि वो 15 स्वतंत्र रूस समेत 15 स्वतंत्र राज्यों में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। हालांकि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विखंडन के क्या कारण थे, क्यों इतनी बड़ी महाशक्ति विखंडन के कगार पर चली गई थी। तो सबसे पहले सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी, जो कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी और इसके बाद लोगों का विश्वास धीरे धीरे सरकार और उसकी व्यवस्था से उठने लगा। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, उपभोग वस्तुओं की भारी कमी आ रही थी जो कि सोवियत संघ का पतन का कारण नहीं रही। कहने का अर्थ ये था कि सोवियत संघ का पूरा ध्यान जो है शीत युद्ध की ओर था और अमेरिका के और पूंजीवाद के विरोध पर था। अंदरूनी जो चीजें थी, उपभोग की वस्तुओं की कमी थी, वो लगातार बढ़ रही थी, जनता में असंतोष बढ़ रहा था। तीसरा महत्वपूर्ण है कि भाई सोवियत संघ जो है आर्थिक संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगा रहा था, जिससे सोवियत संघ पर काफी आर्थिक दबाव बढ़ गया। फोर्थ है, सोवियत संघ के 70 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद जो स्थापित हुआ, तो 70 सालों से, लेकिन ये जो बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी थी ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। इसके कारण भी जो है जनता में काफी आक्रोश था और धीरे धीरे पतन का कारण बना। इसके साथ में प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना इसका प्रमुख कारण था। पांचवा कारण है सोवियत संघ के पतन के लिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थी उनकी आर्थिक नीतियां भी थी। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के नेता बने थे। उसके बाद से ही लगातार जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे सुधार के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाई किसी कारण से, जिससे जनता में काफी आक्रोश था। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के पतन के लिए सोवियत संघ का जो है कमजोर नेतृत्व भी रहा। उस समय अनेक ऐसे नेता आए जिन्होंने सोवियत संघ को विकास की अपेक्षा विनाश की ओर धकेल दिया। सातवां है, राष्ट्रीयता की भावना और संप्रभुता की भाव का उभार भी ये कारण रहा। सोवियत संघ के विखंडन का अंतिम और तात्कालिक कारण था। इसका अर्थ ये था कि सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों को मिला करके बनाया गया था, तो अनेक गणराज्यों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्र होने की चाह वो भी एक सोवियत संघ के पतन का कारण बना। अब बात करते हैं सोवियत संघ के
विखंडन के बाद क्या परिणाम निकले। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद हथियारों की होड़ और सैन्य गठबंधनों का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया था और सोवियत विश्व में शांति स्थापित हुई। तीसरा महत्वपूर्ण है पॉइंट कि अमेरिका विश्व राजनीति में अकेली महाशक्ति हो गई, यानी कि जब दो ध्रुवीय व्यवस्था थी अब केवल 1991 के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। लोग उदारवादी लोकतंत्र श्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। साथ में विश्व राजनीति में समीकरण भी बनने लगे। जो सोवियत संघ के गणराज्य थे उन्होंने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर दिया और धीरे धीरे उनका झुकाव जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसी इस्लामी कट्टरवाद की ओर बढ़ने लगा। सातवां पॉइंट है कि सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। साम्यवाद के स्थान पर लोग जो है विभिन्न राष्ट्र जो है उदारीकरण और विकेंद्रीकरण की ओर स्थापित हो गए। आठवां पॉइंट है कि सैनिक गठबंधन का महत्व काफी कम हो गया। जो अनेक सैनिक संगठन बनाए थे, सीटो, सेंटो, वारसा पैक्ट, ये सभी के सभी समाप्त हो गए। वर्तमान में केवल नाटो ही एक सैनिक संगठन बचा है, बाकी सब का विखंडन हो गया। एशिया में राजनीति के गहरे परिवर्तन के रूप में उभार आए। भारत में सोवियत संघ के रूप में जो है पुराना मित्र खो दिया हमने। 1971 में सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय संधि की थी। हालांकि हमारा झुकाव इससे पहले गुटनिरपेक्षता की ओर था, लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ तो एशिया में नए समीकरण बनने शुरू हो गए थे। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जहां 3 देशों ने संधि की तो हमने भी उस समय सोवियत संघ का साथ लिया था। नेक्स्ट है सोवियत संघ के पतन से पहले 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था और 45 वर्षों के बाद जब एकीकरण हुआ तो वर्तमान में एक शक्तिशाली जो है आर्थिक केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट है सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोपीय देशों में भी पारस्परिक सहयोग में वृद्धि हुई और अंतिम है गुटनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा मिला। तो ये ऐसे कारण थे। इससे पहले हमने चर्चा की कि सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे और उसके बाद विश्व राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। आज हम बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।